औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मेरी आवाज़ और वीडियो आप सबको यकीनन क्लियर ही होगी। अगर तो मेरी आवाज़ आप लोगों को नहीं आ रही या वीडियो क्लियर नहीं है कुछ भी, तो आप मुझे प्लीज़ चैट बॉक्स में बता दें। ओके, थैंक यू। ओके, कल सॉरी सैटरडे को हमारा जो सेकंड लेक्चर था वो हमने कंप्लीट किया था। और सेकंड लेक्चर के दौरान कुछ दो क्वेश्चन आप लोगों ने रेज किए थे, उनको मैं क्लियर कर लेना चाहता हूँ पहले। लेकिन अगर आप लोगों का कोई और क्वेश्चन भी हो तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं बिफोर द हम लेक्चर जो है वो स्टार्ट करें, लेक्चर 3। तो अगर कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड विद द लास्ट लेक्चर, लेक्चर 2, तो अगर हो तो आप काइंडली मुझसे पूछ लें। साथ आप लोगों ने दो क्वेश्चन किए थे मुझसे। जी मिस, वही मैं लास्ट आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में। वो कुछ टाइम कम होने की वजह से आपको आंसर नहीं कर पाया। सो बेसिकली जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, दीज आर सॉल्युबल इन फैट्स। और वाटर वाले जो है वो पानी के अंदर सॉल्युबल, सॉल्युबल मींस मिक्स हो जाना, कैरियर के तौर पे। जो कैरियर होता है ना, कैरियर्स मीन जो चीज लेकर जाती है, वो फैट्स और दूसरी तरफ पानी है। यानी कि विटामिन्स कैरियर जो है वो यूज करते हैं। यहाँ पर वो फैट को यूज करेंगे क्योंकि वो पानी के अंदर हल नहीं होते। और जो दूसरे हैं वो पानी के अंदर हल होते हैं, वो फैट के अंदर हल नहीं होते। सो दिस रिक्वायर्स, अब जो फैट सॉल्युबल्स हैं, दिस रिक्वायर्स बाइल साल्ट्स एंड फैट्स फॉर देयर अब्जॉर्प्शन। बाइल साल्ट जो आपके जो है वो बिलीरुबिन, आपके जो सॉल्ट आपके एक्सट्रैक्शन होता है आपके स्टमक के ऊपर और इंटेस्टाइन में, सो वो वहां पर सॉल्युबल होकर उनके थ्रू वो जज्ब होकर अब ये समझ ले, तो अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ वो बढ़ेंगे। नॉर्मली दे आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन, यूरिन के रास्ते जो है वो खारिज होते हैं। दे आर जनरली स्टोर्ड इन लीवर, लीवर जहाँ से ये वैसे भी बाइल जो आपके इंटेस्टाइन के ऊपर गिरता है। दीज डू नॉट एक्ट एज कोएंजाइम्स। विटामिन ए, डी एंड के जो है इसकी एग्जांपल्स हैं। दूसरी तरफ सेम जो सॉल्युबल है वाटर के अंदर विटामिन, दे आर इजीली अब्जॉर्ब, वो आसानी से जज्ब होते हैं। दे हैव थ्री होल्ड फॉर यूरिन एक्सक्रीशन, दे आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी एक्सेप्ट विटामिन B12, वो खारिज हो जाते हैं जिसमें रुकते नहीं है। दे एक्ट एज अ कोएंजाइम्स, विटामिन बी कम्प्लेक्स एंड विटामिन सी इसकी मिसाल है। सो बेसिकली ये बॉडी में कैरियर्स में, जैसे आप यहाँ से किसी जगह सफर करना है तो आप गाड़ी में जो है वो जाते हैं, वो आपका एक कैरियर है। सेम इसी तरीके से कुछ विटामिन जो है वो बॉडी में जज्ब होने के लिए, एब्जॉर्ब होने के लिए अपना कैरियर यूज करते हैं। तो वो कैरियर जो है उनका वाटर या फैट जो है वो उसके थ्रू जो है वो पानी, वो जो बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब होंगे, जज्ब होंगे, और बॉडी के मुख्तलिफ जो है वो कह लें कि पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो बनेंगे। सो सेकंड एक क्वेश्चन था अबाउट द डेली कैलोरी बेस पे। ठीक है। सो फ्रॉम द एज, मैं ये बेसिकली चीज़ें आपसे जो है वो एंड ऑफ द सेशन डिस्कस करना चाहता था। एंड ऑफ द कोर्स मैं आपको एक कैलकुलेटर, कुछ लिंक्स आप लोगों से शेयर करना चाहता था, जिसमें जो है मैं आपसे मुकम्मल तौर पे जो है वो एक, आप कह लें कि एक इस तरह का कैलकुलेटर या इस तरह की एक टेबल शीट आपसे जो है वो प्लान, जिसमें आप थ्रू अपने जेंडर, अपनी एज और अपने जो है वो वजन के अकॉर्डिंगली जो है वो किलो कैलोरीज, कैलोरीज जो है वो पर जोल के हिसाब से, किलो जोल के हिसाब से जो है आप लोग मेजर कर सकते थे। और अपनी एक्टिविटी के हिसाब से इंशाल्लाह वो ज़रूर करूंगा आप लोगों से एंड ऑफ द कोर्स, ताकि आप इजीली अपने लिए भी और अपने क्लाइंट, अपने पेशेंट्स के लिए भी आसानी से चीज़ों को मेजर अप कर सकें। सो जनरली फॉर द जनरल पर्पस आपके सामने जो है वो विद द एज और एक्टिविटी, मॉडरेट एक्टिविटी, सेडिडेंटरी, नॉट एक्टिव यानी कि कम एक्टिव, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके सामने जो है वो किलो जोल के हिसाब से एक शीट मैंने आपको एक टेबल जो है वो प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसमें 2 से 3 साल से लेकर
51 प्लस तक ईयर का आपके पास है, शेयर कर लें। मुझे मैं एडमिन से कह के ग्रुप में जो है उसको शेयर करवा दूंगा, तो आप लोगों को ये चीज़ भी मिल जाएगी। तो इससे आप आसानी से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप एज अ एज के अकॉर्डिंगली आपको कितने कैलोरीज जो हैं वो पर डे रिक्वायर होते हैं। तो आई होप कि अंडरस्टैंड आपने किया होगा। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर 3 की जानिब। और जो कैलोरीज की एक्टिविटी और प्लान चार्ट है, हम इससे बिफोर एज अ न्यूट्रिशन, एज अ डाइटेशन, हम एक चार्ट को ना बनाया करते थे, और उस चार्ट के अकॉर्डिंगली हम लोगों को उनके वजन, हाइट, वेट, उनकी एज, मेल फीमेल, जेंडर और एक्टिविटी के लिहाज से उनको प्रिस्क्राइब करते थे कि आपने किस तरह की डाइट लेनी है। आजकल हमारे लिए बहुत इजी हो गया, मुख्तलिफ किस्म के टूल्स जो है वो हम लोगों को अब अवेलेबल हैं। उन टूल्स के को यूज़ करके हम इजीली जो है वो मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज़ को जो है वो बहुत इजीली वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। वो टूल्स भी आपसे इंशाल्लाह शेयर होंगे। तो उन टूल्स की मदद से जो है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी मेथोडोलॉजी को, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैलोरीज को, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक जेंडर के एक वजन के अकॉर्डिंगली किस तरह की डाइट जो है आप लोगों ने किसी को रिकमेंड करनी है। तो इंशाल्लाह वो भी शेयर होंगे, पर ये जनरली मैंने आपसे एक चार्ट जो है वो शेयर किया है। मैं ये शेयर कर दूंगा एडमिन से, तो वो आपको ग्रुप में भी भेज देंगे। सो अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर 3, डाइटरी गाइडलाइंस एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। स्टूडेंट्स, पहले भी मैंने आपसे एक चीज़ को डिस्कस किया था, अगेन जो है वो आपसे कहना ये चाहूँगा कि याद रखिएगा, ये जितनी भी चीज़ें, जितने भी टॉपिक्स हैं बेसिकली जो आप लोगों को थ्रू आउट लेक्चर 1 2 एंड जो है वो आपको यहाँ पे स्टडी कराए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। ये इस मुकम्मल डिटेल से पढ़ाने का मकसद यही है कि जब भी आप फील्ड के अंदर वर्क करेंगे तो तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए याद रखिएगा, जितने भी टॉपिक्स, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब को का कैलकुलेशन, इन तमाम को चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने किसी भी अपने सब्जेक्ट को, किसी भी आपने क्लाइंट को अपनी डाइटेशन प्लान जो है वो सेट करके देने हैं फॉर द लॉन्ग टर्म ओवरऑल हेल्थ। याद रखिएगा। सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इन सारी चीज़ों को साथ साथ आप लोगों ने समझना है, सीखना है। कोई चीज़ ना समझ आए तो आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन कर लेना है। सो किसी भी चीज़ को मामूली जानकर नज़रअंदाज मत कीजिएगा। आप लोग सेंसेबल है, कोई छोटे हम स्टूडेंट लेवल पे तो हम है नहीं जो हम क्लास में टीचर की बातों को इग्नोर कर दिया करते थे, क्योंकि अभी हमने प्रैक्टिकल फील्ड में वर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है चीज़ों की, तो हमें हर एक चीज़ का जानना ज़रूरी है। सो डाइटरी गाइडलाइंस एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, हमारा लेक्चर नंबर 3, डाइटरी गाइडलाइंस एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। बेसिकली तो कोई सब्जेक्ट जो आपके पास आएगा, सब्जेक्ट्स मीन जिस पे आप वर्क कर रहे हैं। सब्जेक्ट हम लैब टेस्टिंग में उसी को कहते हैं जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे होते हैं। जो आपका पेशेंट है, आपका क्लाइंट है, जो आपके पास आएगा, वो बेसिकली आए क्यों है? डाइटरी गाइडलाइन के लिए, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए। वो आपसे पूछेगा यही कि मेरी डाइटरी गाइडलाइन क्या होनी चाहिए और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे फलां इशू है या जनरल पर्पस के लिए भी। सो यही दो चीज़ें ही बेसिकली हमारी स्टोरी है इस पूरे कोर्स की। सो कैन वेरी बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज, अब फैक्टर्स कौन से हैं वो, किस चीज के बिहाफ पर आप लोगों ने जो है वो मद्देनजर रखते हुए किसी को आगे उसकी गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है या प्लान सेट करके देना है। वो उसका एज हो सकता है, उसकी जेंडर हो सकती है, एक्टिविटी लेवल हमेशा मद्देनजर रखिएगा, हेल्थ स्टेटस, वही सेम फार्मूला, बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर, एंड स्पेसिफिक डाइटरी नीड्स। और स्पेसिफिक डाइटरी नीड्स कब होंगे? उस डाइटरी नीड से पहले ये सारी चीजें, प्लस बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर, और इसके अंदर फिर उसका वेट, हाइट, ठीक है, ये चीजें भी इसके अंदर इंक्लूड होंगी और उसी के अकॉर्डिंगली डाइटरी गाइडलाइंस और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स सेट होंगी।
There are some general principles and recommendations that apply to most individuals. It's important to note that consulting with a healthcare professional or a registered dietitian for personalized advice always a good idea. तो ये गुड आइडिया आपको समझाना पड़ेगा। मैं अपनी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ आपसे, तो अपनी सोसाइटी के अंदर रहते हुए आपको अपने क्लाइंट को बिफोर क्लाइंट उसको क्लाइंट बनाने के लिए भी और क्लाइंट को ये चीज़ें करने के लिए भी आपको पहले उसको मुकम्मल गाइडलाइन देनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा कि ये चीज़ें उसके लिए ज़रूरी क्यों हैं। सो जब वो चीज़ों को समझेगा तभी अमल करेगा। आप थोड़ी सी अगर अपनी बिफोर द प्रैक्टिस जब हम एज अ पेशेंट डॉक्टर के पास भी जाते थे किसी भी प्रॉब्लम में, तो हम हमेशा उसकी 50% जो वो गाइडलाइंस देता था उसके क्लिनिक या हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद उसको इग्नोर कर देते थे, और बाकी की 50% जब हम वो मेडिसिन डोज लेने के बाद थोड़े से ठीक होते थे तब इग्नोर कर देते थे। तो सेम यही होगा, जब आप किसी को गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे तो 25 तो वो आपके सामने बैठे इग्नोर करेगा और बाकी 25% क्लिनिक से बाहर आकर इग्नोर करेगा। सो सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करके उसको इतना नॉलेज प्रोवाइड कर देना कि वो आपकी अ, जो गाइडलाइंस है उसको एटलीस्ट फॉलो करे। सो आपने अपने स्टैंडर्ड ऐसे सेट करने हैं एटलीस्ट कि अगर वो आपकी 50% चीज़ों को इग्नोर भी करे तो बाकी 50% उसके लिए मददगार साबित हो। फॉलो नेशनल और इंटरनेशनल डाइटरी गाइडलाइंस फॉर योर रीजन such as those provided by organizations like the USDA, WHO और नेशनल हेल्थ डिपार्टमेंट्स। हमारी गाइडलाइंस महकमा सेहत पाकिस्तान की तरफ से जारी होती हैं और इंटरनेशनली WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जारी होती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो जारी होती है वो सेट स्टैंडर्ड होते हैं फॉर द होल वर्ल्ड, और वो सेम चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं पाकिस्तान के ऊपर। सो हमारी जो महकमा सेहत पाकिस्तान है वो चीज़ों को उसी तरीके से रेगुलेट करता है और अपने स्टैंडर्ड को सेट करता है जो हमारे रीजन के अकॉर्डिंगली चीज़ों की नीड बनती है। सो हम भी जो गाइडलाइंस डाइटरी की सेट करेंगे वो दो चीज़ें महकमा सेहत पाकिस्तान और WHO के अकॉर्डिंगली जो है वो सेट करेंगे और उन्हीं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली तमाम चीज़ों के प्लान सेट करेंगे और लोगों को गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे। रिमेंबर that individual nutritional needs can vary and it's essential to consider your unique circumstances when planning your diet। अब यूनिक circumstances कैसे हैं? हमारे रीजन्स हैं, जैसे कि हम इस वक्त 5 सूबों में और एक रियासत आज़ाद कश्मीर में डिवाइडेड है। इसी तरीके से जहाँ पर रीजन्स के अकॉर्डिंगली हमें मुख्तलिफ चीज़ें मुयस्सर हैं, कहीं पर वो चीज़ें मिलती हैं, कई जगह पर चीज़ें नहीं मिलती। प्लस मेडिसिन कहीं पर आसानी से हमें मिलती हैं, कहीं पर हमें वो भी चीज़ें आसानी से दस्तयाब नहीं होती। तो जो आपके यूनिक सर्कमस्टांसेस हैं, अकॉर्डिंगली आपने उनको भी मद्देनज़र रखना है। फ़र्ज़ किया आप इस्लामाबाद में क्लिनिक कर रहे हैं और आपके पास एक शख्स जो है वो बलूचिस्तान से, सिंध से समहाउ आपके पास आता है, पंजाब के किसी ऐसे रीजन से आता है, किसी गाँव से। आप उसको इस तरह की गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं जो ऐसा फूड उसको प्रिस्क्राइब करते हैं या कुछ मेडिसिन रिक्वायर ऐसी होती है करते हैं जो उसके एरिया में उसको अवेलेबल नहीं है। तो आपकी वो गाइडलाइन, आपके वो प्लान्स, वो आपकी डाइट वो उसके लिए बेकार है। वो आप तो उस फीस ले लेंगे लेकिन वो चीज़ें कर ही नहीं पाएगा तो उसको उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। तो आपने जब उससे हिस्ट्री लेंगे तो उसमें उसकी लोकेशन, एरिया के मद्देनज़र रखते हुए आप वो वाले स्टैंडर्ड उसके लिए सेट करेंगे, वो प्लान सेट करेंगे जो वो अपने ख़ास सर्कमस्टांसेस के अंदर रहते हुए ईज़िली अफ़ोर्ड भी कर सके और उसको वो चीज़ें अवेलेबल भी हों। तो ये चीज़ें भी आपने मद्देनज़र रखनी है। रेगुलर चेकअप्स with a healthcare professional and registered dietitian can help ensure that your dietary choice align with your health goals। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, हमारा कनेक्शंस नहीं है। अभी अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ किसी भी जगह बैठ के, तो इवन मेरे लोकल एरिया में भी मेरी जो मुख्तलिफ प्रैक्टिशनर्स हैं, मुख्तलिफ थेरेपिस्ट हैं, उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अब अगर वो पेशेंट होता है तो आप उसे ये कह सकते हैं कि ठीक है, आपने आज मेरे से ये सेशन लिया, अब आप दूर से आते हैं तो आप इस एरिया में फलां पर्सन मौजूद है,
आप बाकी की कंसल्टेशन, बाकी के सेशन या बाकी की रेगुलर चेकअप वहां से करवा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ये चीजें तो नहीं है, तो ना हम उनको इतने दूर से दोबारा बार बार बुला सकते हैं। सो आपने उसको एक एक इस तरह की सेटिस्फाई जो है वो कंसल्टेशन प्रोवाइड करनी है, जिसमें बेशक कुछ चीजें उनको समझ ना आ रही हूँ। मैं अगेन आपसे ये कह रहा हूँ, मैं अपने माशरे की बात कर रहा हूँ जहाँ पर अवेयरनेस की बहुत कमी है। बेशक वो उसको समझ ना आ रही हो, आप उसको लिख कर दें, उसको पूरा समझाएं कि ये चीज़ें आपके लिए बेटर हैं, आप बेशक मेरे पास दोबारा ना आए, लेकिन काइंडली इन चीज़ों को फॉलो करना आपको ज़रूरी है। अगर वो किसी क्रिटिकल कंडीशन में है, किसी क्रिटिकल क्रोनिक डिजीज में है, तो उसको ये रिकमेंड करें, समझाएं कि वो अपने फिजिशियन, अपने डॉक्टर के पास जरूर जाए, वहां से कंसल्ट मतलब अपना चेकअप करवाए, रेगुलर चेकअप करवाए, ताकि विद डाइट अगर उसको मेडिसिन की जरूरत है तो वो अपने डॉक्टर से मेडिसिन लेकर मेडिसिन पोर्शन भी पूरा करे और डाइट पोर्शन भी पूरा करे, ताकि उसकी ओवरऑल वेल बीइंग जो है वो मेंटेन रह सके। सो ये चंद छोटी चीजों का ख्याल आपने रखना है, क्योंकि कुछ जब लोगों में अवेयरनेस नहीं है तो अवेयरनेस किसने देनी है? आप लोगों ने देनी है। Dietary guidelines are recommendation for what and how much to eat to promote overall health and reduce the risk of chronic disease। शुरू से भी मैंने आपको बताया, देखें जहां पर हमने एक जनरल वेल बीइंग को डेवलप करना है, वहीं पर हमने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि वो रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज, इवन डिजीज क्रोनिक तभी होता है जब चीज लंबे टाइम तक बनी रहती है, लंबे टाइम तक वो चेंज नहीं हो पा रही। जैसे सिगरेट की आदत, आप सिगरेट नोशी कर रहे हैं, वो एक टाइम तक जाने के बाद वो आप कोई क्रोनिक डिजीज आपके सामने आएगी। क्रोनिक डिजीज इस तरीके से यकदम तो नहीं बन जाती ना, ठीक है? आप लगातार सिगरेट पी रहे हैं, आपको पता चलेगा आपको लंग्स कैंसर हो चुका है। आप पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, आपको पता चलेगा आपको जबड़े का कैंसर हो चुका है। सो चीजें, क्रोनिक चीजें डेवलप होती हैं, तो ये तभी होती हैं जब हम लोग रेगुलर चेकअप्स नहीं करवाते, जब हम चीजों को इग्नोर करते हैं और अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते। तो यही सेम चीजें आपने अपने सब्जेक्ट और अपने पेशेंट्स को समझानी है। सो क्रोनिक डिजीज आपकी डाइट जो 75% आपकी डाइट जो है वो उनकी हेल्प करेगी टू बूस्ट देयर एनर्जी, टू बूस्ट देयर इम्यून सिस्टम फंक्शन। So these are developed by experts in nutrition and health, are based on the latest scientific evidence। अब वो latest scientific evidence क्या है? वो यही है, प्रिवेंशन। याद रखें, डाइटेशन का सबसे बड़ा हथियार उसकी गाइडलाइन और प्रिवेंशन है, कि वो इस तरह की इन्वायरमेंट क्रिएट करने की तरफ जाता है कि चीजें हो ही ना, बीमारियों की तरफ एक पर्सन जाए ही ना। वो खाने पीने से, वो अपनी डाइट से ही चीजों को कंट्रोल अप कर सके। The dietary guidelines for Americans 2020 to 25 are the most recent set of dietary guidelines in the United States. They are developed jointly by the U.S. Department of Agriculture and the U.S. Department of Health and Human Services। आप इस पैरे पे अगर गौर करें, सिर्फ इस पैराग्राफ के जो मैंने ये चंद लाइनें डिस्कस की हैं, एग्रीकल्चर, हेल्थ, डू यू थिंक कि हमारी सोसाइटी के अंदर कभी इस तरह की कोई मीटिंग भी एक आध हुई होगी? नहीं। हमें जो रेगुलरली जो हमारे माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर फूड जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अब देखें ज्यादातर, आप जब कोई भी शख्स आपके पास आता है ना एज अ डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, जनरल प्रैक्टिशनर, तो आप कोई भी बीमारी हो तो आप पहले उससे ये सवाल करते हैं, खाया क्या था? क्या खाया था दोपहर में, क्या खाया था रात में, क्या खाया था, नाश्ता क्या किया? क्योंकि मोस्टली चीजें जो सडन डिजीज होती हैं, उसमें जो पहला फैक्टर होता है वो खाना होता है। आपने कहीं बाहर से कोई खाना तो नहीं खा लिया? आपको फूड पॉइजन तो नहीं हुआ? क्या किसी खाने की वजह से ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मोस्टली सडन डिजीज रिलेटेड विद फूड, हमारे यहाँ पर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो रेगुलेशन किस तरीके से होंगी, चीजें डेवलप किस तरीके से होंगी, ये एक लंबी स्टोरी है। बहरहाल, सो आप लोगों ने जो चीज़ों की गाइडलाइंस देते हुए चीज़ों को मद्देनजर रखना है, जो चीज़ें आप लोगों ने स्टैंडर्ड सेट करने हैं अपने लिए भी,
और रीजन वाइज जो आपने गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड करनी है, उसमें ये चीज़ हमेशा हाइजीन, ऑर्गेनिक, प्योर, साफ सुथरी, तो ये ऐसी टर्म्स एंड स्टैंडर्ड हो कि मतलब आपके क्लिनिक में लिखे हुए हों, दीवारों पे लगे हुए हों, आपकी आप सर्कुलेट करें जब अवेयरनेस, तो ये चीज़ें जनरल गाइडलाइन के तौर पे पब्लिक करें, ताकि लोगों को में ये अवेयरनेस आए कि वो खुद इन चीज़ों को जो है वो फॉलो करें। हम गुजरते हुए सड़क से, स्ट्रीट से, धुआं धुआं, गर्दो गुबार, मट्टी, पोल्यूशन, डस्ट, ओपनली खाना पड़ा होता है हर तरफ, वो ढकते भी नहीं है, हम उसको एंजॉय करते हैं, खाते हैं। सो वायलेशन ऑफ दैट स्टैंडर्ड हम खुद करते हैं, बीमार होने के बाद हम कंप्लेन करते हैं। तो अब चीजों को अब देखें, हमने बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को भी ये काम करते देखा, सब टाइम हम खुद भी कर जाते हैं। फ्रूट्स बहुत हेल्थी होते हैं, सेब, केला, हर एक चीज बहुत हेल्थी है, लेकिन आप यही देखें, जब वो किसी रेडी पे, किसी दुकान पे पड़े हैं, और वो इस तरफ, इस एरिया में जहाँ पर वो उस पर डस्ट पड़ रही है, उस पे मट्टी पड़ रही है, वो धुएं में, गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं, वो उस पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में है, तो डू यू थिंक कि अगर वो फल फरोश वो फल सुबह ताजे लेकर रखता है, शाम तक उनकी कंडीशन क्या हो चुकी होगी? पेनिट्रेट करते हैं इसी तरीके से, उनके अंदर जर्म्स पेनिट्रेट करते हैं, उनके अंदर डिफरेंट केमिकल्स पेनिट्रेट करते हैं, और वो चीज़ें उनको खराब करती हैं। सो ये चीज़ें, अब हम कम्युनिटी गाइडलाइंस की अगर बात करें, ये उसके स्टैंडर्ड है, लेकिन एटलीस्ट आप ये समझा सकते हैं अपने पेशेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को, कि लेते वक्त ये ध्यान करें कि जो वो फ्रूट वेजिटेबल्स को खरीद रहे हैं, उनकी उस वक्त की कंडीशन क्या है, वो कितने पुराने हैं, और उसके बाद अच्छे से उनको धोएं, और कुछ चीज़ें उनको अगर बॉयल कर लें, ताकि उनमें से जो उनकी बैड कंडीशंस या जो हार्मफुल केमिकल्स उनको लगे हुए हैं, वो जो है उनसे रिमूव हो जाए, देन क्या होगा, वो आसानी से हम खा सकते हैं। सो ये जो माशरे में हमारे ऑर्गेनिक का वर्ड इंट्रोड्यूस कराया गया है, ये इसी वजह से इंट्रोड्यूस कराया गया था कि एक साफ सुथरी, प्योर, विदाउट फर्टिलाइजर के बनी हुई, अपने रियल एनवायरनमेंट में तैयार हुई हुई चीज, और एक सेम उसी का कॉपी वर्जन, लेकिन वो बैड इन्वायरमेंट के अंदर तैयार हुई हुई चीज। सो ये जो ऑर्गेनिक का वर्ड करके एक 10 रुपए की चीज को 100 रुपीज में करके बेचा गया, इसके पीछे मुख्तलिफ जो है वो रीजंस हैं। सो ये चंद गाइडलाइन जो है, आप लोगों ने खुद भी मद्देनजर रखनी है। और अ, जी बिल्कुल, अक्सा, आप ने कहा कि स्मोक की जो कंडीशन है, याद रखें, जो फ्रूट्स और सब्जियां है ना, एक वक्त था जब ये फ्रूट और सब्जियां जानदार थी, जब वो पौधे पे लगी हुई थी, इनमें जान थी, ठीक है। अब जब इसको उतार लिया गया पौधे से और रख दिया गया, ये ऑर्गन थे ना एक दरख्त के, पौधे के, जिनको रख दिया गया, फिर भी जो इनकी केमिकल कंपोजिशन है उसमें चेंजिंग आती है। आप देखें ना, सेब को आप छिलका उतारें, फौरन से उस पर रस्ट आ जाता है, आयरन है ना उसके अंदर, तो जैसे हवा से की उसमें आती है, उसके साथ टच होती है, तो उस पर रस्ट आना शुरू हो जाता है। आप कोई भी सब्जी या फल है, उसको कुछ देर के लिए रख दें, वो 1 दिन 1.5 दिन में गलना सड़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनमें केमिकल कंपोजिशन जो चेंजेस है वो तो आती रहती हैं, तो उन पे चीजें इफेक्ट करती हैं। स्मोक होगी, पोल्यूशन होगी, ये सारी चीजें इनको इफेक्ट करेंगी, क्योंकि अब देखें, आयरन है ना, लोहा, लोहा आयरन, वो कितना सख्त होता है, लेकिन एक खास टाइम तक जब वो ओपन एयर हवा में पड़ा रहता है, उस पे भी जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो फिर खाने पीने की चीजें हैं, तो हर एक चीज इनको इफेक्ट करती है, तो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि इनको ढक के रखें, इनको महफूज करके रखें, ताकि ये चीजें खराब ना हो, क्योंकि हम लोगों ने इनको खाना है। तो जो चीज माइंड में रखने वाली है, वो इनकी चेंजिंग ऑफ केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है। सो गाइडलाइन में जहाँ पर आपने खुद भी ख्याल रखना है, वहां पर अपने पेशेंट्स, अपने सब्जेक्ट को ये चीजें जो है वो नहीं,
मिस प्रयाल, आपने कहा कि फ्रूट को जस्ट हम वॉश कर सकते हैं। देखें, कुछ चीजें हैं वो वॉश करने से भी नहीं जाती। अब क्यों नहीं जाती? अब चेंज ऑफ वेदर की वजह से जो लोग क्या करते हैं, वो दरख्तों से फ्रूट्स वेजिटेबल पहले ही उतार लेते हैं, अभी वो मुकम्मल तौर पे पकते नहीं हैं। उतार लेने के बाद उनको वो जखीरा करते हैं, महफूज करते हैं बड़े बड़े स्टोर में, और उनको को मुख्तलिफ किस्म के केमिकल लगा के वो रखते हैं, ताकि एक तो वो प्रिजर्व भी रहेंगे लंबे टाइम तक, दूसरा वो खुद ब खुद पक जाएंगे। ठीक है। अब फिर वही बात, तो आपको पता है कि वो केमिकल्स उनमें पेनिट्रेट करेंगे। बेशक हमें खाने के बाद उनका जायका ना आए, लेकिन वो केमिकल समहाउ उसके अंदर पेनिट्रेट करते हैं। सो बहुत सारी इसमें गाइडलाइंस आती हैं, जैसे कि एक खास टेम्परेचर के ऊपर आप चीज़ों को बॉयल कर लें। एक खास टेम्परेचर रखना है उसका उस पानी के अंदर, और एक खास टाइम तक उनको बॉयल करें, और उसके बाद जो है वो उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लें। तो उम्मीद की जा सकती है कि किसी हद तक वो केमिकल्स उसमें से रिमूव हो जाएंगे। फिर हम पहले ये रिकमेंड करते थे कि मुख्तलिफ चीज़ें उनके छिलका मत उतारें। सेब हो गया, अमरूद हो गया, इनके छिलकों को भी यूज करें, लेकिन अभी ड्यू टू दीज प्रॉब्लम्स कि ये केमिकल की वजह से हम ये कहते हैं कि आप छिलका उतार दिया करें, छिलका उतार के खाएं, ये बेटर है। क्योंकि ज्यादा केमिकल जो है उन छिलकों के ऊपर ही लगे होते हैं, क्योंकि वो आउटर लेयर होती है। तो आप उतार देंगे तो समहाउ आप उन केमिकल से बचेंगे। अब प्रॉब्लम्स क्या होती है, ये केमिकल्स बॉडी के अंदर जाके जब रुकना स्टार्ट करते हैं, यही केमिकल जो हैं वो क्रोनिक डिजीज, खासतौर पे कैंसर का मौजब बनते हैं। सर हमें उस वक्त तो ये मालूम नहीं हो रहा था ना, क्योंकि ये सेल टू सेल, एक सेल डैमेज होगा फिर वो दूसरा करेगा, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद पता चलता है ये हो गया। फिर हम उन चीज़ों को रिवर्स तो कर नहीं सकते। सो बेटर है जितनी प्रिकॉशंस लिए जा सकें उनको ले लेना चाहिए। बट सम टाइम ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम ये काम कर सकें। सो ये बेटर है कि हम खुद जो है इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश भी करें जहाँ तक हम कर सकते हैं। लेकिन अवेयरनेस फैलाना, नॉलेज देना, वो तो हम आसानी से कर सकते हैं, तो हमें दे देना चाहिए। सो की रिकमेंडेशन ऑफ द डाइटरी गाइडलाइंस: ईट अ वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट रिच foods from all groups. Focus on fruits, vegetable, whole grains, and fat-free or low-fat dairy products. डेयरी प्रोडक्ट्स बच्चों के लिए कभी इग्नोर नहीं करनी चाहिए, बड़ों को भी नहीं करनी चाहिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल, इनमें वैरायटी लेकर आएं। जैसे अब मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ आम पसंद है, तो क्या मुझे आम ही खाना चाहिए? नहीं। अल्लाह पाक ने गर्मी में, खासतौर पर समर सीजन में, देखा तो कितनी वैरायटी ऑफ फ्रूट्स हमारे लिए रखे हैं। वो इसीलिए रखे हैं कि हमें डिफरेंट फ्रूट से डिफरेंट विटामिन मिल रहे हैं, तो हमें उनको खाना चाहिए। मेरे टीचर कहा करते थे कि एटलीस्ट अगर फर्ज किया 15 टाइप ऑफ फ्रूट्स है ना, 15 किस्म के, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, एटलीस्ट एक बार उनको जरूर खाएं। यानी कि कोई भी फ्रूट है, वेजिटेबल है, वो अपने सीजन के अंदर एक बार जरूर खाएं, क्योंकि उसके अंदर के जो विटामिन मिनरल्स हैं वो आपकी बॉडी को जरूरत है, वो आपको मिल जाएंगे। आप ज्यादा बार नहीं खा सकते तो एटलीस्ट वन टाइम जरूर खाएं, ताकि आपकी वो न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो एटलीस्ट कुछ हद तक पूरी हो जाए। चूज लीन प्रोटीन सोर्सेज सच एज फिश, पोल्ट्री एंड बीन्स। फिश तो हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं, बहुत कम लोग खाते हैं। फिश बहुत अच्छी चीज है, खाया कीजिए। लिमिट अनहेल्थी फैट सच एज सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट एंड कोलेस्ट्रोल। ये बॉडी में रुकना शुरू हो जाते हैं, खासतौर पे वेंस के अंदर, और इन्हीं की वजह से कोलेस्ट्रोल लेवल बढ़ने से जो है वो आर्टरीज और वेंस जो है उनके वॉल्स बंद होना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से फिर अंजाइना या हार्ट अटैक का जो फैक्टर है, जो चांस है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। लिमिट एडिड शुगर्स एंड सोडियम। आजकल की जो हमारे पास चीनी और नमक, इन चीज़ों में भी थोड़ी सी हमें एहतियात करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इन चीज़ों से भी हमें मुख्तलिफ किस्म के मसाइल जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। कोशिश करें अपनी हैबिट्स में शुगर को कम से कम लेवल पर लेकर आएं। सोडियम क्लोराइड, नमक, नमक की बात हो रही है, सोडियम क्लोराइड, उसको कम से कम लेवल पर लेकर आएं, ताकि देखें, शुगर जब लेवल कम होता है ना, हम कहते हैं कि इसकी शुगर कम है, इसको शुगर कम हो जाती है। एक होता है हाई शुगर। पसंद पास्ता, जंक
फूड है तो क्या आप क्लियर कर सकते हैं कि एक मंथ में हमें कितनी दफ़ा ले सकते हैं? इसके अलावा पैकिंग से रिलेटेड भी थोड़ा गाइड कर दें। जी मिस फरियाल, देखें, एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, खाना कोई भी हो जो बॉडी के अंदर जाता है ना, ठीक है, कोई भी हो, उसके बाद आपका एक्टिविटी लेवल क्या है ये मैटर करता है। आपको पिज़्ज़ा, बर्गर्स, पास्ता, नूडल्स ये चीज़ें पसंद हैं। देखिए, वैरायटी ऑफ फूड की इसीलिए बात कीजिए। अब रोज़ अगर आप पिज़्ज़ा खाएं, रोज़ नहीं तो 2-3 दिन बाद पिज़्ज़ा, बर्गर्स, तो ये चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम करेंगी। क्यों? एक्सेस, जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे पिज़्ज़ा, बर्गर्स, नूडल्स ये सब बनती हैं, उसका एक्सेस होने लग पड़ा ना बॉडी के अंदर। वो कहीं ना कहीं तो बॉडी के अंदर स्टोर्ड हो, बॉडी का हिस्सा बन रहे हैं ना, तो एक्सेस होना शुरू हुई है। आप पिज़्ज़ा खाएं, बर्गर खाएं, लेकिन आप टाइम रखें। आफ्टर 20 डेज, आफ्टर 30 डेज, आफ्टर 15 डेज एक लिमिट स्टैंडर्ड सेट करें कि इतने टाइम बाद हमने ये चीज़ खानी है। किसी भी चीज़ को अपनी हैबिट ना बनाएं। जैसे मैंने आपको शुरू में भी कहा कि हम गंदम की रोटी खाते हैं और उसको हमने बचपन से अभी तक अपनी हैबिट बनाई हुई है। कम से कम 24 से 25 दिन सुबह दोपहर शाम के हिसाब से हम जो है वो रोटी खाते हैं, वो गंदम की रोटी खाते हैं। तो होल ग्रेन्स का मतलब ही यही है कि आप जो है वो अपनी उस चीज में चेंजिंग लाएं। मकई, बाजरा, जौ, और भी ग्रेन्स बहुत सारे हैं, तो आप उनको भी यूज करें। सेम इसी तरीके से आप वैरायटी लाएं, आप खाएं ये चीजें, बट उनमें एक लिमिट रखें, टाइम रेंज रखें। और जहां तक आपके का क्वेश्चन है अबाउट पैक्ड मिल्क, आई गेस आपने मुझे यही लफ्ज लिखा है, पैकिंग मिल्क। आप मेरे पास तो भी खैर किचन में शायद मौजूद हो, अगर आप उठाएं ना मिल्क पैक, या जो भी आजकल आपके मार्केट में वो पैकेट दूध के अवेलेबल हैं, आपको किसी भी बॉक्स के ऊपर ना दूध लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ये मिल्क है। एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है, किसी भी डब्बे पे मिल्क लिखा हुआ आपको नहीं मिलता। जो बहुत कम कीमत के आजकल वो दूध बिकते हैं ना, आप देखिएगा उस पर टी वाइटनर लिखा होता है। टी वाइटनर, दूध नहीं लिखते, क्योंकि वो दूध होते भी नहीं है। वो केमिकल कंप्रेस्ड बने हुए होते हैं। जिनको वो दूध लिखते हैं, सूखा दूध जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं, हम जो छोटे बच्चों को भी लगाते हैं, और फिर जो है वो हम बाजार से लेकर पीते हैं। तो आप उसके पीछे ना उनकी केमिकल कंपोजिशन, उनके इंग्रेडिएंट्स चेक कीजिएगा, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जो हम आम दूध लेकर पीते हैं उसके अंदर ये चीजें मौजूद होती हैं या नहीं। आप एक एक काम देखें, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम लेबल नहीं पढ़ते। याद रखिए, एजुकेटेड पर्सन और इलिटरेट पर्सन में ये फर्क नहीं होता कि एजुकेटेड पर्सन के पास डिग्री होती है, ठीक है। एजुकेटेड पर्सन के पास क्या आता है? सेंस परखने का। आप उसके लेबल पढ़ा कीजिए। आप आज देखिएगा, ठीक है, आप किचन में जाएं, ठीक है, आप किचन में जाएं, किचन में जाके आप वो बॉक्स उठाएं, आप अपने उन पैकेट्स को उठाएं, उनके लेबल को पढ़ें, ठीक है। आप आप जितने भी क्वेश्चन कर रही है ना, आप प्लीज देखिएगा, आप एक्सपेरिमेंट करें ना। आपने जितनी चीजों के नाम लिए ना, आप उनके लेबल्ड पढ़ें। लेबल पहले फ्रंट से पढ़ें, फिर बैक से पढ़ें, देखिए कि उन पे लिखा क्या है। प्योर मिल्क की डेफिनेशन क्या होती है, और जो चीजें आप मुझे बता रही हैं उनकी जो लेबल पे उन्होंने लिखा हुआ है वो क्या है, आपको खुद समझ लग जाएगी कि ये चीजों में फर्क क्या है। अब आप देखिए, जितने भी उनके लेबल में है, उसमें मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल, उन्होंने वो टेबल आपको जो है वो दिया होगा कि इसके अंदर ये भी है, ये भी है, ये भी, इतनी चीजें हैं। तो प्योर मिल्क के अंदर वो क्या, वो चीजें मौजूद भी होती हैं। आप अभी गूगल में लिखें कि प्योर मिल्क के इंग्रेडिएंट यानी उसके अंदर मौजूद क्या है, और आप उन पे जो चीजें लिखी हैं आपको खुद फर्क पता चल जाएगा। फिर प्रॉब्लम बात वहीं पर आती है कि सोसाइटी के अंदर आपको क्या चीजें अवेलेबल हैं। अब प्योर मिल्क आपको अवेलेबल नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव तो आपको लेना पड़ेगा। तो अब उसके अल्टरनेटिव को कैसे सेट करना है, यही हमारी जो है वो प्रैक्टिस है, ठीक है। मुख्य शहरों के अंदर, मुख्तलिफ बड़ी सिटीज के अंदर
आपको प्योर मिल्क नहीं मिलेगा, लो फैट हाई फैट आपको मिल्क मिलता ही नहीं है। तो आपको फिर अल्टरनेटिव वे में किस तरीके से जाना है? यही जो है चीज़ें एक डाइटिशियन की, एक न्यूट्रिशनिस्ट की, इवन डॉक्टर्स की जिम्मेदारी में आती हैं कि वो अल्टरनेटिव वेज जो हैं वो अपने पेशेंट्स को जो है वो बताएं, ताकि वो उस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। हम आगे बढ़ते हैं प्लीज़, हमारा फिर काम जो है वो पेंडिंग रह जाएगा। ओके, हम की रिकमेंडेशन हो गया, हाउ टू मीट योर न्यूट्रिशन नीड्स। जी, आपने मिस कहा कि चेक्ड बुनियाद मिल्क, इट कंटेन्स सॉलिड मिल्क। जी, आप मुझे खुद बताएं ना, अब ये जो चीज़ें किसी एक दूध के अंदर मौजूद होती हैं क्या? जो आप एक प्योर गाय का दूध या भैंस का दूध है, क्या ये इनमें ये चीज़ें होंगी? कभी भी नहीं होंगी। तो ये इंक्लूडेड होती हैं इनमें। अब उन्होंने क्या करना है, हाफ पाउडर्ड मिल्क लेना है, ठीक है, और बाकी न्यूट्रिशन वैल्यू उसके अंदर डाल के आर्टिफिशियली एक चीज को करेंगे। क्योंकि प्योर मिल्क को अगर वो पाउडर्ड करके बेचेंगे तो उनको तो उतने वो पैसे नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने आर्टिफिशियल चीजों को साथ शामिल करके अपना एक मार्जिन वैल्यू उसमें से निकालना होता है। सो मैं थोड़ा सा क्विकली अभी पढ़ूंगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। 2-3 मिनट में जो है वो वैसे भी डिस्कनेक्ट होगा। सो मुझे थोड़ी सी स्लाइड्स को कवर अप करनी दीजिए, तो हम बाकी क्वेश्चंस को लेते हैं। सो हाउ टू मीट योर न्यूट्रिशन नीड्स। हाउ टू मेट, मैंने आपको अभी काफी डिटेल में चीजें जो है वो आपको समझाई भी हैं अबाउट दिस स्लाइड। द बेस्ट वे टू मीट न्यूट्रिशनल नीड्स टू ईट अ वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशनल रिच फूड फ्रॉम योर फूड ग्रुप। सो जैसे मैंने आपको अभी जिक्र किया कि आपको वैरायटी ऑफ फूड, फल, वेजिटेबल्स, दालें, हर एक चीज को ना कम से कम आप जरूर ट्राई करें, यानी खाएं, किसी चीज को भी इग्नोर नहीं करें। जी, तो आप इग्नोर नहीं करें, आपने मुकम्मल वैरायटी ऑफ फूड को कम से कम यूज करने की जो है वो कोशिश करनी है। कुछ एडिशनल टिप्स अबाउट हेल्थी ईटिंग, मेक श्योर टू रीड फूड लेबल्स केयरफुली। अभी आपको डिटेल में इस बात का जिक्र मैंने किया। कुक मोर मील्स एट होम, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें घर का पका हुआ खाना खाएं, ना कि बाहर से खाएं। अगर बहुत मजबूरी हो जाए वो एक डिफरेंट बात है, लेकिन कोशिश करें घर का पका खाएं। ईट रेगुलर मील्स एंड स्नैक्स थ्रू आउट द डे। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा हम तो करते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट, आफ्टर ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रंच, डिनर, वो डिवाइड करते हैं तब जब हम खाना कम खाएं। जब हमने 2 पराठे मॉर्निंग में खाने हो, 3 रोटियां दोपहर में, 4 रोटियां रात में, तो फिर वो बीच का खाने की भी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन ये हमने अपने स्टैंडर्ड खुद सेट करने हैं। लेकिन आपने समझाना है कि आपका एक्टिविटी लेवल इतना है, तो आपने नाश्ता इतना करना है, ब्रेकफास्ट इतना, जो आपका आफ्टर ब्रेकफास्ट इतना खा लें 10-11 बजे, जिसे हम कहते हैं शाम की चाय के साथ भी खाने। तो उन सारी चीज़ों को आपने हर पर्सन के एक्टिविटी लेवल, एज, जेंडर और उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली सेट करके देने हैं। ड्रिंक प्लेंटी है वाटर, बहुत ज़रूरी है। हमने बिल्कुल इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। 3 लीटर पर डे पानी ज़रूरी है, ये आपने ताकीद करनी है। लिमिट योर इनटेक ऑफ शुगरी ड्रिंक्स, मुख्तलिफ किस्म की शुगर ड्रिंक्स हम पीते हैं आजकल, बहुत सारी हैं, फिजी ड्रिंक्स, कोक, पेप्सी। तो ये भी स्टैंडर्ड उसके अंदर होना चाहिए कि हम डेली कंज्यूम कितना करें, क्योंकि उसके अंदर भी ग्लूकोज लेवल उतना ही है जितना हम 10-15 चम्मच चीनी के खा रहे हो। बी फिजिकल एक्टिव, अपनी एक्टिविटी लेवल को जो है वो बढ़ाना है, ताकि जितना हमने खाना खाया है, जितनी एनर्जी हमारे अंदर है, वो उसी तरीके से आसानी से हम उस एनर्जी लेवल को यूज कर सकें। स्पेशल कंसिडरेशन में एज, ठीक है, एज के अंदर एक खास वैल्यू, जैसे चिल्ड्रन है, वुमेन, ओल्डर एज, अडल्ट प्लस प्रेग्नेंट वुमेन। सो आपने हर एक स्टैंडर्ड को खुद से, बॉडी कंडीशन को ना खुद से मद्देनजर रखना है। वही सेम बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर,